हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिटिश काल के एक खास कानून के बारे में, जिस कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर डांस परफॉर्मेंस और नाटक पर प्रतिबंध लगाया गया था। केवल प्रतिबंध ही नहीं था, बल्कि कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थानों पर डांस परफॉर्म किया करता या फिर नाटक को परफॉर्म किया करते, नाटक प्रस्तुत किया करते, तो ऐसी स्थिति में उन्हें कड़ी सजाएं भी दी जाती। अब दरअसल वर्तमान में अंग्रेजी काल का ये कानून चर्चा में क्यों आ रहा है और किस प्रकार के प्रावधान इसके तहत किए गए थे, ये बातें करना हम लोगों के जरूरी है। हालांकि ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि ये एक ऐसा कानून है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर डांस कर रहा है तो बैन कर दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। कोई नाटक परफॉर्म कर रहा है तो ये भी बैन रहेगा, सजा दी जाएगी। तो चर्चा में क्यों आया मामला, क्या है, इससे जुड़ी चीजें, आइए सब कुछ समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो फिलहाल हमारी जो न्यूज़ है वो देखते हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ का ये कहना है कि व्हाट वाज द कॉलोनियल एरा ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट मेंशन्ड बाय PM नरेंद्र मोदी। तो देखिए, सारा का सारा जो चर्चा में इस कानून को लाने का मामला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये कार्यक्रम में थे और कार्यक्रम के अंदर ये बहुत सारी बातें बता रहे थे। तो जो बातें बता रहे थे उनमें इन्होंने ये बताया कि देखिए जी, 2014 में जब हमारी सरकार आई तो उस समय हम लोगों ने एक खास एजेंडा रखा और वो एजेंडा यह था कि अंग्रेजी काल के कानूनों को हम लोग भारत से समाप्त करेंगे। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि जो कानून अंग्रेजी काल में बनाए गए थे पर वो आज की स्थितियों के अनुरूप ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है या तो उन कानूनों के अंदर संशोधन किया जाए या फिर उनको निरस्त किया जाए। और यही काम हमारी सरकार 2014 से अब तक कर रही है और अब तक हम लोगों ने 2000 से ज़्यादा कानूनों को या तो निरस्त कर दिया या फिर उनमें संशोधन कर दिया, लेकिन वे कानून आज भारतीय व्यवस्था के अनुरूप है। अब यहाँ पर जब इन्होंने चीज़ें डिस्कस की तो उन्होंने विपक्ष पे भी कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष को ये चीज़ें कभी समझ में नहीं आई कि स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजी काल के कानून जो खास तौर पर प्रताड़ित करने के लिए बनाए गए थे भारतीयों को, वे कानून व्यवस्था में क्यों बने हुए हैं, उन कानूनों को बदला जाना चाहिए था। लेकिन विपक्ष ने कभी इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि अंग्रेजी काल में एक ऐसा कानून हुआ करता था जिसमें अगर कभी कोई व्यक्ति बारात लेकर निकले और बाराती डांस करे तो ऐसी स्थिति में जितने लोग डांस कर रहे थे, जितनी बारात थी, दूल्हा सहित सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता था और सभी को जेल में डाल दिया जाता था। अब जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वाली बात कही कि कानून था, दूल्हा सहित सबको गिरफ्तार कर लेते थे डांस करने पर और उसका जेल में डाल दिया करते थे, ये कौन सा कानून था? अब सब लोगों ने सोचा। जब चीजों को सोचा गया तो सोचने के बाद एक कानून का नाम सामने आया, इसको कहा जाता है ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट 1876। अब ये जो कानून है उसके बाद से बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको हिंदी में कहते हैं नाट्य प्रदर्शन अधिनियम। ये वही कानून है जिसके तहत अंग्रेजी सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी थी कि देखिए जी, अगर सार्वजनिक स्थानों पर आप नाटक प्रस्तुत करेंगे या डांस करेंगे तो भाई ये जुर्म माना जाएगा और सजा दी जाएगी। इसके लिए अब आपकी मर्जी है, करना चाहो तो कर सकते हो, फिर सजा भुगतने के लिए तैयार रहेगा। अब दरअसल ये सब चीज़ें हुई क्यों और किस प्रकार से हुई? तो देखिए, ब्रिटिश काल में एक समय आया जिस समय प्रिंस ऑफ वेल्स, जिनका नाम था अल्बर्ट एडवर्ड, ये भारत यात्रा पर आए। हालांकि इनकी भारत यात्रा अंग्रेजी सरकार को बड़ी भारी पड़ी और प्रशासन को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही अल्बर्ट एडवर्ड साहब वापस गए तो इनके वापस आने के बाद भारत में राष्ट्रवादी भावना बहुत तेजी से उठी। अब भारत में जब राष्ट्रवादी भावना तेजी से उठने लगी तो लोग जुड़ने लगे, कंधे से कंधा मिलाकर के लोग आगे बढ़े और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अभियान चलाए जाने लगे। अब जिस समय ये सारा कार्यक्रम हो रहा था तो भारत के अंदर ब्रिटिश प्रशासन बड़ा परेशान हुआ। उन्हें लगा कि भाई साहब अच्छे आए देश में और इनके आने से तो परेशानी हमें हो गई, लोगों को कैसे संभाला जाए, लोग तो यहाँ पर हमें परेशान कर रहे हैं, राष्ट्रवादी भावना उभर रही है, अब फिर दिक्कतों का मामला हम लोगों के लिए आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फिर यहाँ पर दमनकारी नीति अपनाई और इनकी जो ये दमनकारी नीति थी ये शुरू होती है अक्टूबर 1875 में। अक्टूबर 1875 में इन्होंने दमनकारी नीति अपनाना शुरू किया और ये कार्यक्रम चलता रहा मई 1876 तक। अब इस दौरान इनकी जो दमनकारी नीति थी उसके तहत इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे अलग अलग कानून बनाए। और हालांकि ये कार्यक्रम सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं था, इसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि कुछ खास कानून व्यवस्था में आए जिनका नाम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, राजद्रोह कानून है। तो इस दौरान भी क्या था कि बहुत सारे ऐसे ही कानून बनाए जिसका उद्देश्य भारत की जनता को कंट्रोल करना, उनकी स्वतंत्रताएं छीनना, उनके अधिकारों को छीनना, ये सभी चीजें थी। तो इसी पूरे के पूरे काल में हम लोग देखते हैं कि एक खास कानून आता है जिसको हम लोग जानते हैं ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट 1876 के रूप में। अब इस कानून के आने के बाद इन्होंने साफ कह दिया कि भाई आप सार्वजनिक स्थानों पर अगर नृत्य करोगे या फिर कोई प्रदर्शन करोगे, मतलब नाटक वगैरह प्रस्तुत करोगे, तो ऐसी स्थिति में अब ये बैन है और आपको फिर सजा का सामना करना पड़ेगा, परेशानी की जाएगी आपको।
लेकिन क्या सभी प्रकार के नृत्य और सभी प्रकार के नाटक सब कुछ यहाँ पर बैन था? क्या ऐसा कुछ था या कुछ नहीं था? तो क्या चीजें थी इसके अंदर? तो देखिए, इस मामले को भी समझना अब यहाँ पर थोड़ा सा जरूरी हो गया। एक्चुअल में यहाँ पर जिस समय इस कानून को तैयार किया गया तो इस कानून के अंदर कुछ खास चीजें इन्होंने जोड़ी। अब यहाँ पर कानून बनाते समय इन्होंने कहा कि देखिए जी, नृत्य नहीं कर सकते, नाटक नहीं कर सकते, कोई मूक अभिनय भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मतलब आप अपनी बॉडी का यूज कर रहे हो और बॉडी का यूज करते समय आप अपने मैसेज भेज रहे हो, तो ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा ऐसा कोई और कार्य होगा तो वो भी नहीं कर सकते। लेकिन कब? तो यहाँ पर एक कंडीशन है। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने कुछ वर्ड जोड़े और जो वर्ड थे वो ये था कि अगर आपके द्वारा की जा रही परफॉर्मेंस निंदनीय है या फिर अपमानजनक है या फिर राजद्रोह से संबंधित है या फिर अश्लील है, अगर ऐसा कोई भी मामला आपकी परफॉर्मेंस के अंदर होता है तो फिर इसको हम लोग या तो होने नहीं देंगे, और अगर हो गया तो फिर आप सजा के लिए तैयार रहिएगा पूरी तरह से। तो सरकार ने यहाँ पर यह खास टर्मोलॉजी जोड़ दी। हालांकि इस टर्मोलॉजी को जोड़ने का मतलब क्या था यहाँ पर? तो यहाँ पर सीधा उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का ये रखा था कि देखिए जी, इस कानून के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष न पनपे। ऐसा ना हो कि जो लीडर्स हैं वो लीडर्स समाज में उतरने के बाद लोगों को मैसेज दें और फिर वो एक ग्रुप इकट्ठा कर लें और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अभियान चलने लगे, फिर बाद में कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को बता दिया मैंने अभी ना कि देखो भाई हुआ क्या था, अल्बर्ट एडवर्ड आए थे, उसके बाद में फिर क्या हुआ, राष्ट्रवादी भावना तेजी से बढ़ी। तो इसी राष्ट्रवादी भावना को कंट्रोल करना इस कानून का मुख्य उद्देश्य था, जहां पर आपकी परफॉर्मेंस, डांस या फिर बाकी नाटक वगैरह सब कुछ प्रतिबंधित कर दिए गए। तो मुख्य उद्देश्य सरकार के प्रति असंतोष की भावना को आगे बढ़ने से या भड़काने से रोकना। इसके अलावा यहां पर यह भी बात रखी गई कि भाई आप अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से लोगों को भ्रष्ट करने का, उकसाने का या किसी प्रकार से कोई आंदोलन चलाने का प्रयास ना करें। तो इन सभी चीजों को कंट्रोल करने की वजह से ही ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट 1876 लाया गया था, जो चीजों को कंट्रोल कर रहा था। अब यहां पर मजिस्ट्रेट को खास अधिकार दे दिए गए। मजिस्ट्रेट को बोल दिया गया कि देखो भाई, आपकी मर्जी है, आपको ठीक लगता तो किसी घर, किसी कमरे, किसी स्थान, किसी हॉल, कहीं भी किसी भी जगह पर आप जांच का आदेश दे सकते हो। ठीक है, आपको कुछ भी पता चलता है उसके आधार पर तो आप जांच का आदेश दे सकते हो। और केवल जांच का आदेश ही नहीं, बल्कि जो संपत्ति वगैरह मिलती है, लोग मिलते हैं, उनको जब्त करने का आदेश भी आप दे सकते हो, उनको अरेस्ट करने का आदेश भी आप दे सकते हो। ये पावर जो थी वो मजिस्ट्रेट के पास में आ गई। इस दौरान यह भी कहा गया कि जरूरी नहीं है कि कोई परफॉर्मेंस हो चुकी हो तो सिर्फ उसी के लिए ये मामला है। अगर मान लीजिए कि आपको यह पता चलता है कि कहीं पर कोई परफॉर्मेंस होने वाली है जिसके तहत ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई अभियान शुरू करने की बात चल रही है, तो ऐसा कोई डांस, मूक अभिनय या फिर कोई नाटक, उसे नहीं होने देना भी आपका कार्य है, उसे रोकना भी आपका कार्य है। यह भी आपको समझना होगा। तो जो चीज नहीं हुई है उसको भी रोक सकते हो और जो हो चुकी है उसके खिलाफ कार्य भी कर सकते हो। ये सारी की सारी पावर मजिस्ट्रेट को मिल गई। प्रावधान किया गया कि 3 महीने की सजा दी जाएगी, साथ साथ जुर्माना भी व्यक्ति के ऊपर लगा दिया जाएगा। ये सब चीजें इस कानून के तहत निर्धारित कर दी गई। अब ये व्यवस्था जो थी, ये व्यवस्था भारत के आजाद होने तक ऐसे ही चलती रही और चीजें आगे बढ़ती रही। अब जब ये सब चीजें आगे बढ़ती रही तो स्वतंत्रता के बाद इस कानून के ऊपर किसी ने खास ध्यान दिया नहीं। अब ये कानून चर्चा में कब आया? दरअसल ये कानून चर्चा में आता है फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि लगभग 1952-53 में। क्यों आता है चर्चाओं में? तो देखिए, दरअसल इस समय ना एक एसोसिएशन है, जिस एसोसिएशन का नाम है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इसका नाम है। अब इसने क्या किया, दरअसल इसको पता था कि हमारे देश में ऐसा कोई कानून है जिसके तहत हम लोग सार्वजनिक रूप से ऐसे नाटक वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन को ना एक नाटक परफॉर्म करना था। इनकी जो पूरी टीम थी उन्होंने फैसला किया कि देखिए जी, जो मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह है, हम उसे परफॉर्म करना चाहते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह को परफॉर्म करने के लिए इन्होंने टीम बनाई, और केवल टीम ही नहीं बनाई बल्कि ये मजिस्ट्रेट के पास गए और मजिस्ट्रेट से इन्होंने कानूनी अनुमति मांगी। अब मजिस्ट्रेट साहब ने इनको कानूनी अनुमति दे भी दी। लेकिन कानूनी अनुमति देने के बाद क्या हुआ कि जब इनका ये कार्यक्रम शुरू हो गया तो शुरू होने के बाद मजिस्ट्रेट ने अनुमति रद्द कर दी। कहा कि आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, मैं इजाजत नहीं देता आगे के लिए, इसको आपको रोकना होगा। अब टीम का काफी खर्चा वगैरह हो गया था, चीजें इन्होंने काफी आगे बढ़ा ली थी और बीच में रोकना इनको ठीक नहीं लगा, तो इन्होंने चीजों को कंटिन्यू किया। जब इन्होंने चीजों को कंटिन्यू किया तो उसके बाद क्या हुआ कि विवाद ज्यादा आगे बढ़ा, और विवाद आगे इस प्रकार से बढ़ा कि मामला पहुंच जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले को तो समझा नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट सीधा पहुंच गया उसके बाद में ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट के ऊपर
ठीक है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट को किया टारगेट, और सबसे पहले यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए गए इस कानून के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पर यह तय किया कि भाई पहले हम इसकी संवैधानिकता की जांच करेंगे, पहले हम ये समझेंगे कि ये कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, उसके बाद देखेंगे कि गलती किसकी है और सजा किसको मिलनी चाहिए। तो जिस समय इस कानून का मामला सामने आया तो हम लोग देखते हैं कि इस कानून के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट 1956 में एक खास आदेश पारित करता है, ठीक है। तो 10 मई का दिन था और 10 मई 1956 की ये पूरी की पूरी बात थी। इस दौरान जो मामला चर्चाओं में आता है उस मामले को कहते हैं राज्य बनाम बाबूलाल एवं अन्य मामला। तो यही मामला था जिसके तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट की संवैधानिकता की जांच की, और संवैधानिकता की जांच करते हुए ये बताया कि देखिए जी, ये कानून तो हमारे संविधान के अनुरूप ठीक ही नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अधिकारों का हनन हो रहा है। आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता को अंकुश लगा रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और चीजें बहुत ज्यादा गलत हैं। तो सीधे तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक कहा और असंवैधानिक कहते हुए इस कानून को यहाँ पर निष्क्रिय कर दिया। अब यह कानून यहां पर सिर्फ निष्क्रिय हुआ था, रद्द नहीं हुआ था, यह बात भी समझिए। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकारों ने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और ये उसके बाद ही व्यवस्था में बना रहा। तो रीजन क्या था कि 1956 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि भैया निष्क्रिय है, तो इस जगह पर सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार इस कानून के संबंध में एक कानून लेकर के आए जिसमें यह व्यवस्था करे कि कानून को हम लोग निष्क्रिय कर रहे हैं, जो चीजें हुई नहीं। हालांकि इन सभी चीजों के बाद में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सब कुछ हो गया तो हम देखते हैं कि भारत के कई और राज्य, चाहे मध्य प्रदेश रहा, दिल्ली रहा, कर्नाटक रहा या फिर इसके अलावा तमिलनाडु रहा, सब जगह पर भी ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट लाए गए। तो जिस समय बाकी और जगह पर भी ये सब कुछ किया जा रहा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कोर्ट ने यह कहा कि देखिए जी, अंग्रेजी सरकार इस कानून को इस वजह से लाई थी ताकि सरकार के खिलाफ आप कोई प्रदर्शन ना कर सके, संदेश ना भेज सके लोगों में। अगर आज भी हम लोग उसको व्यवस्था में रखते हैं तो ये लोकतंत्र के विरुद्ध है, और लोकतंत्र के विरुद्ध होने का मतलब यह है कि जो पार्टी सरकार में होगी वो लोग अपने विरुद्ध किसी भी प्रकार की परफॉर्मेंस की अनुमति नहीं देंगे, ना ही आप उनकी सकारात्मक आलोचना कर पाएंगे। तो सरकार इसका इस्तेमाल लोगों को प्रताड़ित करने के लिए करेगी, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसी वजह से यह कानून व्यवस्था में रहना नहीं चाहिए, हम इसको निष्क्रिय करके ही आगे बढ़ते हैं। तो निष्क्रिय कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, पर क्या हुआ कि जो सरकार थी उसने इसको रद्द नहीं किया। तो कई मामले जुड़े, अधिकारों का मामला जुड़ा, स्वतंत्रता का मामला जुड़ा, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि राजनीतिक लोग अपने लिए इसका इस्तेमाल कर सकते थे। तो यहाँ पर एक एस्पेक्ट निकल करके ये भी आया। तो जब ये सभी चीज़ें निकल करके आई तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चीज़ें व्यवस्था में फिर भी बनी रही, चीज़ें आगे बढ़ती रही। अब इसके ऊपर संज्ञान जो था वो संज्ञान लिया हमारी वर्तमान सरकार, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने। इन्होंने संज्ञान किस प्रकार से लिया? दरअसल इन्होंने 2017 में एक कानून बनाया और उस कानून को इन्होंने नाम दिया निरसन और संशोधन द्वितीय अधिनियम 2017। अब ये जब बिल आया, बाद में ये अधिनियम बना, तो इसके तहत इन्होंने ये बात करी थी कि भाई ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट जो ब्रिटिश काल का है ये असंवैधानिक है, इसको हम लोग व्यवस्था से समाप्त करते हैं। और तब जाकर के 2018 में हम देखते हैं कि ये बिल जब पास हुआ तो 2018 में ये कानून व्यवस्था से पूरी तरह से समाप्त हुआ। मतलब सोचने वाली बात ये है कि 1956 में सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी कोर्ट के लेवल पे, उसके बावजूद ये 2017-18 तक व्यवस्था में बरकरार रहा और चीज़ें कंटिन्यू होती रही। ये अब जाकर के इसी वजह से मामला चर्चाओं में आया, इन्होंने अपनी बात की तो सब चीज़ें फिर हमें डिस्कस करने का मौका मिला। बातें सारी क्लियर है आप लोग को? तो चलिए, यही थी पूरी की पूरी कहानी जो हमें यहाँ पर जाननी समझनी थी अच्छे से। अब इस दौरान आप लोगों के मन में ये भी बात आती होगी कि सर ऐसा हो क्यों रहा है व्यवस्था में? जब हम लोग स्वतंत्र हुए, संविधान सभा बनी, उन्होंने संविधान बनाया, नए कानून आए, तो हम लोगों ने अंग्रेजी कानूनों को क्यों अडॉप्ट किया और चीज़ें क्यों चलती रही? तो देखिए, इसके पीछे का रीज़न है संविधान का एक अनुच्छेद। क्या किसी को पता है कौन सा अनुच्छेद है वो? दरअसल हमारे संविधान के अंदर एक अनुच्छेद है जिसको हम लोग कहते हैं अनुच्छेद 372। ये अनुच्छेद अपने आप में बड़ा विशेष अनुच्छेद है। क्यों? क्योंकि इस अनुच्छेद को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर यह व्यवस्था की गई है कि अंग्रेजी काल के जो कानून थे, यानी कि जो स्वतंत्रता पूर्व कानून थे, वो कानून स्वतंत्रता के बाद भी बने रहेंगे। हालांकि इन कानूनों के साथ थोड़ा सा भेदभाव हुआ, इन कानूनों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं दी गई, इन कानूनों को संवैधानिक नहीं माना गया, जिसके तहत यह बात रखी गई थी कि अगर मान लीजिए कि आने वाले समय में कभी भी न्यायपालिका में इन कानूनों को चुनौती दी जाती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इनको डिफेंड करेगी। फिर सरकार बताएगी अच्छा क्या है और क्यों व्यवस्था में इसको रखा हुआ है। ठीक है।
और इसके अलावा जो हमारे कानून स्वतंत्रता के बाद बने हैं वे सारे के सारे कानून संवैधानिक है। वहां अगर कोई भी व्यक्ति उन कानूनों की आलोचना करता है या कहता है कि वो संवैधानिक नहीं है तो वहां पर याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो बताएगा कि ये कानून सही क्यों नहीं और क्या क्या कमियां हैं। तो उसके बाद में फिर न्यायालय उन चीज़ों की जांच करेगा और देखेगा कि क्या वास्तव में कमियां हैं या फिर चीज़ें अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। तो स्वतंत्रता पूर्व के कानून और स्वतंत्रता पश्चात के कानूनों में ये थोड़ा सा अंतर हम देखते हैं, संवैधानिकता का निकल करके आता है। तो अनुच्छेद 372 याद रखिएगा, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। बात क्लियर है? तो बस ठीक है, आज की क्लास में हमें इतनी ही बातें करनी थी। हालांकि यहाँ इस कानून को समझ के ये पता चलता है कि अगर टिकटॉक या फिर आजकल जो हमारी रील्स या शॉर्ट्स हैं, अगर ये सभी चीज़ें अंग्रेजी काल में आ जाती तो समझ लीजिए कि भारत के लोग तो बिल्कुल ही उभर नहीं पाते, क्योंकि जिस प्रकार सार्वजनिक प्रदर्शन आजकल चल रहा है ये उस समय नहीं हो पाता और लोग वायरल नहीं हो पाते। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस मामले पे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं और साथ साथ जिन्होंने लाइक नहीं किया जरूर करके जाइएगा। और बस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए स्टडी IQIS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।